हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर पर। और स्टार्टिंग है क्वेश्चन की। अ वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड हमें गिवन है। अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ए वेक्टर, और ए वेक्टर में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड या शो दैट द फील्ड इज इररोटेशनल। हमें ये शो करना है कि ये जो फील्ड गिवन है ये इररोटेशनल फील्ड है, और साथ में इसके अलावा हमें ये भी शो करना है या फाइंड करना है कि इसकी स्केलर पोटेंशियल क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी वेक्टर फील्ड जिसको हमें इररोटेशनल शो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इररोटेशनल शो करने के लिए तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इररोटेशनल चीज़ क्या है। इररोटेशनल, अगर मैं इररोटेशनल से इर हटा दूं तो वर्ड बन जाता है रोटेशनल। क्लियर? रोटेशनल का क्या सेंस है? रोटेशनल का सेंस है कर्ल। बिल्कुल, कर्ल का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो है एक रोटेशन। कर्ल का मतलब ही क्या है? रोटेशन है। अगर मैं बात करता हूं कि एक फैन की, कि फैन जो है वो रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स अ कर्ल। कोई भी चीज जो रोटेट हो रही है वो कर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर रोटेट हो रहा है तो वो कर्ल है, यानी उसका कर्ल हम फाइंड करेंगे। अगर इररोटेशनल है तो उसका कर्ल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो रोटेट ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स कर्ल क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए जब भी इररोटेशनल फील्ड हमारे पास आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो उसका कर्ल होगा, उस फील्ड का जो कर्ल है जो हम फाइंड आउट करेंगे वो जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रहा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो हमें वेक्टर फील्ड गिवन है वो वेक्टर फील्ड गिवन है हमें ए वेक्टर से, तो जब इस पर हम कर्ल लेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? जीरो। अगर हमारा आंसर जीरो आता है तब हम भी कह देंगे कि ये जो गिवन फील्ड है ये इररोटेशनल है। तो देखिए जरा, गिवन फील्ड, गिवन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। अब हमें क्या करना है? टू प्रूव द गिवन कर्व बी एन इररोटेशनल फील्ड, उसके लिए हमें क्या करना है? बाय इररोटेशनल फील्ड, या हम यह लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इररोटेशनल फील्ड वी हैव टू प्रूव क्या? कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि इररोटेशनल है, रोटेट नहीं हो रहा, तो उसका कर्ल क्या होगा? जीरो होगा। तो वो वेक्टर फील्ड इररोटेशनल है। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट डेल क्रॉस ए, क्योंकि हम डेल क्रॉस का मतलब क्या? कर्ल है, तो डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और जीरो के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए? डेल क्रॉस ए। तो डेल की वैल्यू तो हमें मालूम है, वी नो दैट क्या? डेल इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप एंड डेल ओवर डेल जेड के कैप। और जब हम कर्ल फाइंड करेंगे दैट मीन्स डेल क्रॉस ए, तो ये भी हमें वी नो दैट वेरी वेल दिस कर्ल, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किस किस के बिटवीन? डेल और ए के बिटवीन। और यहाँ क्या आता है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आई के लिए कर्ल दैट मीन्स डेल की वैल्यू पहले, क्योंकि डेल पहले है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड, एंड ए वेक्टर में गिवन है आई कैप के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जे कैप के साथ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ के कैप नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट विल बी जीरो। क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई कैप, दिस इंटू दिस जीरो, माइनस इस कंप्लीट का जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आ रहा है? देखो इसमें जेड ही नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये जीरो। जे कैप क्या करेंगे? पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इस कंप्लीट टर्म का जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और ये क्या है? जेड नहीं है तो जीरो, और इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नाउ के कैप, इस कंप्लीट का डेल अपॉन डेल एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट जीरो, एक्स स्क्वायर वाई का तो एक्स स्क्वायर 2xy
एक्स स्क्वायर का 2x, वाई मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है और हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन कोई भी कांस्टेंट होगा तो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस इस कंप्लीट का y के रिस्पेक्ट x कांस्टेंट 0, ये x मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट वैसा का वैसा, और y स्क्वायर का 2y। तो देख लीजिए 2xy माइनस 2xy, ये भी क्या हो गया 0, तो ये क्या आ गया राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दैट इज गिवन कर्व विल बी एन इररोटेशनल फील्ड। तो गिवन कर्व क्या होगा, एक इररोटेशनल वेक्टर फील्ड होगा। क्लियर है? इररोटेशनल वेक्टर फील्ड की प्रॉब्लम कभी भी आ जाए क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको जब भी फाइंड आउट करना है कि इररोटेशनल हमें चाहिए, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इररोटेशनल का मतलब है कि वो रोटेट नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसका कर्ल क्या होगा 0 होगा। क्लियर? नाउ हमें एक चीज और फाइंड करनी है, फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्केलर पोटेंशियल आपको फाइंड जब करना होगा, आपको क्या करना होगा, स्केलर पोटेंशियल मैथमेटिकली, इसमें वैसे तो ये फिजिक्स का वर्ड है कि किसी भी फील्ड की स्केलर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करनी हो, तो स्केलर पोटेंशियल जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेनली तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशंस हैं कुछ, लेकिन यहाँ हम फिजिक्स का डिस्कस नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स में तो सिंपल इसकी स्केलर पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है, यानी इनडायरेक्टली हमसे ये बोल रहा है कि जो वो फील्ड है वो उसकी स्केलर पोटेंशियल, यानी उसकी जो स्केलर पोटेंशियल है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो ऐसा फील्ड है हम जिसमें वो उतना एनर्जी ले ना किसी को एनर्जी दे, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो उसकी सेफ रहती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो सेव रहती है। उस एनर्जी को स्केलर की फॉर्म में फाइंड आउट करना, उस पोटेंशियल को स्केलर की फॉर्म में फाइंड आउट करना, वो है स्केलर पोटेंशियल। अब स्केलर पोटेंशियल हमें मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए किस फील्ड का स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है, गिवन फील्ड का, तो हमें लेके चलेंगे गिवन फील्ड ए वेक्टर, किसके इक्वल, हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी, यानी अगर हमारे पास स्केलर आ जाता है तो स्केलर के साथ क्या यूज होता है, हमें मालूम है स्केलर के साथ ग्रेड यूज होता है, और स्केलर क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली हम डिनोट करते हैं फाई से। तो हम इसको ए वेक्टर को हमेशा लेके चलेंगे ग्रेड फाई के इक्वल, किसके लिए, टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल। आप यहाँ लिख देना, हेडिंग डाल देना, क्या, जब भी स्केलर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करनी होगी तो ये आपका फार्मूला रहेगा, तो टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, और फार्मूला रहेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड फाई। क्लियर? अब ए वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड फाई हमारे पास आ गया। अब यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ तो हम ये लिख सकते हैं इसको, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए अब यहां से जो दो वैल्यूज हमने यहां लिख दी है, अब इन दोनों के आई कैप, जे कैप और के कैप दोनों साइड्स, इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने। इस फार्मूले को आप याद ही रखना, क्योंकि जब भी स्केलर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है तो यही फार्मूला आपका यूज होगा, सिंपल, जो वेक्टर फील्ड गिवन होगा वो, और इसको पुट करना में ग्रेड फाई के इक्वल। अब देखिए हम यहां लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स किसके, ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं आई कैप के कोफिशिएंट। तो जब आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर के। Similarly, when comparing the coefficient of j cap on both sides, we get the value del phi upon del y is equals to y square plus x square y। तो ये दो वैल्यू मिलेगी, और जब z के लिए यानी k कैप के लिए करेंगे तो यहाँ k कैप की वैल्यू क्या है, del phi upon del z, और यहाँ पे तो k कैप नहीं है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 0 k कैप। क्लियर? तो जब वो 0 ही होगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये हमारे पास आ गई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो स्केलर क्वांटिटी चाहिए, स्केलर पोटेंशियल चाहिए, और हमें ये मालूम है कि स्केलर पोटेंशियल फाई से रिप्रेजेंट होगा। स्केलर क्वांटिटी फाई से रिप्रेजेंट होती है, तो स्केलर पोटेंशियल भी फाई से रिप्रेजेंट हमें करना है। फाई की वैल्यू हमें चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए, लेकिन फाई की वैल्यू कब आएगी जब, अच्छा दूसरी बात, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इन दो वैल्यूज़ का कहाँ करेंगे, तब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला हमने किया था बाय इन पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या, अगर डी फाई की वैल्यू है और फाई अगर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, फाई है, फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और उसका जब हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो बाय पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। हमने ऐसा कुछ किया है, कुछ याद आ रहा है आपको, कभी किया हो आपने? तो डी फाई को हम क्या इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फार्मूले से कर सकते हैं। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, आपको याद हो जाएगा, याद भी आ जाएगा आपको। तो आप देखिएगा इस फार्मूले में हमें किसे क्या चाहिए, फाई। फाई के लिए मैंने इस फार्मूले को यूज़ किया, क्यों? क्योंकि पहली चीज़ इस फार्मूले में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास हैं, हम पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें फाई कब मिलेगा, जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए इस फार्मूले का इसमें यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वन बाय वन। तो हम पुट कर देते हैं, देखिएगा सबसे पहले डी फाई, तो डी फाई इक्वल्स टू, हम यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं इसकी, तो हम लिख देते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप, सॉरी टी एक्स। डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दी, डी एक्स एज इट इज। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। और जैसा कि डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जीरो है, तो जब यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। अब हमें क्या चाहिए, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टर्म्स आ जाएगी कुछ इस तरह से, हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। कुछ इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम शो कर सकते हैं इंडिविजुअली सभी का वन बाय वन, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी, तो डी फाई की वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, जिसकी हम स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी हमें वैल्यूज चाहिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3। अब बात करते हैं इस इंटीग्रेशन की और इस इंटीग्रेशन की। तो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इट्स वेरी इजी, इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, और कुछ सेटिस्फाई भी होंगे इस बात से कि बिल्कुल सही है, यही तो होगा, और क्या होगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आपने इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये लिखा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं, ध्यान देना, आपने कहीं ना कहीं इस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट किया, तभी तो आपने इसका एक्स का इंटीग्रेशन किया, वाई स्क्वायर का तो किया ही नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर को आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर ये 2x होता तो 2x का इंटीग्रेशन होता 2x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 तो आ गया, और 2 एज इट इज कब आता है, जब 2 कांस्टेंट होता है। और आपने भी क्या किया, इनडायरेक्टली वाई स्क्वायर को कांस्टेंट ले लिया। अब अगर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया तो फिर तो डी वाई जीरो हो जाना चाहिए, तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये भी जीरो। लेकिन हमने यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसको वेरिएबल ट्रीट करके, तो हमारे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स नहीं चलती। तो इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। वैसे ही
जब इसके इंटीग्रेशन की बात करूँगा तब भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इनडायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेने वाले हो। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ वाई भी कांस्टेंट नहीं है और एक्स भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है। और जब दोनों वेरिएबल है तो दोनों इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है। तब हम इसमें, आप लोगों ने शायद हो सकता है पहले किया हो, हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। देखिए जरा क्या टर्म्स है दोनों की, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये टर्म्स है। क्या मैं इन दोनों को ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिएगा जरा, u इंटू वी से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का किया 2x वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो देखिए क्या आएगा, जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x और dx वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, फिर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2y dy एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा। तो ये टर्म्स आई, 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या आया, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। आगे टर्म्स, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं। और अब हमें ये मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर इंटीग्रेशन पर लिमिट्स नहीं हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या रहेगा, तो ये रहेगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। और आपके अकॉर्डिंग आंसर आता 1/2 इसके लिए भी और 1/2 इसके लिए भी, तो आपका आंसर आता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओनली, जबकि वो गलत है। तो ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो टोटल स्केलर पोटेंशियल हमारे पास आ गई ये, phi इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो सभी क्वेश्चंस जिसमें भी स्केलर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है उसमें वेक्टर फील्ड के इक्वल में ग्रेड फाई लेकर चलोगे और उसे सोल्व करोगे 1 बाई 1, इसी फार्मूले से आपके लिए स्केलर पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में ये भी लिखा हो, फाइंड स्केलर पोटेंशियल एट पॉइंट 1 2 1 2 0 1 2। तब आपने क्या करना है, इस यहाँ तक तो आपको आना ही है। अब इसके बाद पॉइंट 1 2, अगर z नहीं है तो है ही नहीं, अगर z होता तो 1 भी पुट कर देते। तो जहाँ पे x से पहले 1, y की जगह 2 और z की जगह 1 पुट करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। फिर इस पॉइंट पे पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जिसको स्केलर पोटेंशियल मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम करेंगे और उन दोनों के बीच की जो वैल्यू कब आएगी, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। अगर कोई भी कर्व है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया तो इससे सेटिस्फाई करवाया, इस पे सेटिस्फाई करवाया, और हमें इन दोनों के यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी। तो क्या होगा, a माइनस बी या b माइनस ए, तभी तो वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a एंड b सो दैट द सरफेस, एक सरफेस हमें गिवन है ax स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल्स टू a प्लस 2x will be orthogonal to the surface 4x square y plus z cube equals to 4 at the point 1 -1 2। यानी हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, हमसे वैल्यूज फाइंड करनी। सबसे पहले इसमें जो भी दो सरफेस गिवन है जिसमें a और b यूज हो रहे हैं, हमें क्या करना है, इन a और b जो दो कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें यह भी प्रूफ करना है कि ये सरफेस फर्स्ट ऑर्थोगोनल होगा इस सेकंड सरफेस के साथ एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे, 1 -1 2। तो कोई भी दो सरफेस ऑर्थोगोनल होते हैं, कोई भी दो सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ ऑर्थोगोनल है। तो इसका क्या मतलब है, क्या बता सकते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों सरफेस जो हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हमने क्वेश्चन, आपने कुछ एक फार्मूला किया होगा 12th में, आपने लिखा होगा a वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। आपने किया होगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा, ये आपने किया होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, और जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो कोस थीटा क्या होगा 90 और कोस 90 क्या हो गया 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यानी ये दो सरफेस ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। यानी दो सरफेस परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ऑर्थोगोनल होंगे आपस में, कब? जब इन दोनों सरफेस का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो सरफेस हैं, अगर इन दोनों सरफेस का डॉट प्रोडक्ट हम 0 के इक्वल पुट कर दें या प्रूफ कर दें, तब हम कह देंगे कि दोनों सरफेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या एक के दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब हमें ये क्लियरली श्योर हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए उन दोनों सरफेस के बीच में। लेकिन हमारा माइंड एक बात और कहता है, हमारा माइंड ये भी कहता है कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो सरफेस के बीच में, किसी भी दो ऐसी क्वांटिटी के बीच में होता है जो दोनों क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर हो। कोई ये तो है नहीं कि दो स्केलर क्वांटिटी हो और उसके बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया और उनको सोल्व कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों साइड यानी डॉट के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड, दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सरफेस गिवन है इसमें क्लियरली आप शो हो रहा है और आप देख भी सकते हो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप तो यहाँ है ही नहीं। तो हमें हमारा काम क्या हुआ, सबसे पहले हमारा काम ये हुआ कि इन दोनों स्केलर्स को हमें वेक्टर में चेंज करना होगा। डॉट प्रोडक्ट तो हम तभी यूज करेंगे जब वेक्टर होगा, वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा हमें, अगर नहीं है तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही मेथड है, एक ही चीज़ है, एक ही उपाय है। क्या? उस पर हम ग्रेडियंट तो ले सकते हैं, स्केलर पे हम क्या ले सकते हैं, ग्रेडियंट। और हमें ये मालूम है कि किसी भी स्केलर पर ग्रेडियंट जब यूज होगा तो वो अपने आप वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, लेट, जैसे कि मैंने कहा कि स्केलर को फाई से शो करते हैं, तो लिख देता हूँ मैं लेट फाई 1 यानी फर्स्ट सरफेस मान लेता हूँ मैं ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी वाई जेड माइनस ए प्लस 2x एंड सेकेंड सरफेस मान लेता हूँ फाई 2 किसके इक्वल, 4x स्क्वेयर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4k। ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने कि दो सरफेस हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें वेक्टर में चेंज करना है। वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पर ग्रेडियंट यूज होगा, तो लिख देते हैं टेकिंग ग्रेडियंट। तो जब ग्रेडियंट यूज करेंगे तो फर्स्ट सरफेस देखो हम लिख सकते हैं डेल फाई 1, और डेल फाई 1 का मतलब इस कंप्लीट का एक्स के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेशन आई कैप, वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन जे कैप और जेड के रिस्पेक्ट के कैप। चलो मैं कर देता हूँ इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी वाई जेड। ये एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ फाई 1 ही रहने देता हूँ अभी। अब फाई 1 का इस तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल फाई 1 डेल एक्स आई कैप, डेल फाई 1 डेल वाई जे कैप, डेल फाई 1 डेल जेड के कैप। ये हो गया। अब देखिए फाई 1 का एक्स से रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये फाई 1 है। जब इसका एक्स से रिस्पेक्ट करेंगे तो पहली टर्म से आएगी 2ax, ये कांस्टेंट एक्स के लिए 0, और यहाँ एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट 1 कितना रहेगा, माइनस का a प्लस 2, और यहाँ रह जाएगा आई कैप। क्लियर? फिर प्लस डेल फाई 1 अपॉन डेल वाई, तो फाई 1 का y के रिस्पेक्ट करें, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट 0, y का y के रिस्पेक्ट 1, तो माइनस का bz जे कैप। और जब इसी का z के रिस्पेक्ट करेंगे तो इन दोनों में z नहीं है, कांस्टेंट हो गए 0, और z का z के रिस्पेक्ट 1, तो माइनस का by के कैप। अब हमें किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फाइंड करना था, तो हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया था 1 माइनस 1 2, तो लिख देते हैं डेल फाई 1 एट पॉइंट 1 माइनस 1 2, दैट मीन्स x को 1, y को -1, z को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो कर देते हैं x को 1 से जब करेंगे तो क्या आएगा, 2a माइनस a माइनस 2, 2a माइनस a माइनस 2, तो 2a में से a गया a माइनस 2 आई कैप।
यहाँ जेड है, जेड को किससे रिप्लेस करना है 2 से, तो माइनस का 2b जे कैप, और यहाँ y है, y को रिप्लेस करना -1 से, नेगेटिव प्लस b के कैप, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस के बारे में। तो सेकंड सरफेस हमें क्या कहते हैं, इस पर भी ग्रेडियंट लेना है, तो मैं इस पर डायरेक्ट ग्रेडियंट ले रहा हूँ, अब आप चेक कर लीजिएगा आंसर। तो डेल फाई 2 यानी इस कंप्लीट का मैं फिर से x के रिस्पेक्ट करूंगा, फिर y के रिस्पेक्ट करूंगा, फिर z के रिस्पेक्ट करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो वैल्यूज आएगी इसी तरह से आएगी। तो सबसे पहले फाई 2 का x से रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8xy और साथ में i कैप, फिर इसी का y के रिस्पेक्ट भी होगा, तो जब y के रिस्पेक्ट करूँगा तो y के रिस्पेक्ट 1 4x², तो 4x² जे कैप। अगेन जब z के रिस्पेक्ट करूंगा तो ये दो कांस्टेंट 0, z³ का 3z² के कैप। अब इसी को भी इसी पॉइंट से पास आउट कराना, क्योंकि इसी पॉइंट से तो है सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों। तो डेल फाई 2 एट पॉइंट 1 -1 2, तो देखिए 1 -1 तो -8 आई, x देगा 1 तो 4j, और 2 तो 2 का स्क्वायर पहले 4 3 12 के कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 के लिए क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये ऑर्थोगोनल है। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन, हमें दिया हुआ फाइंड द कांस्टेंट a एंड b, हमें तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द सरफेस विल बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस एट द पॉइंट। ये तो हमें कह रहा है कि ये तो ऑर्थोगोनल तो है ही, ये सरफेस इस सरफेस के लिए ऑर्थोगोनल है इस पॉइंट पर। इसके लिए हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन इस ऑर्थोगोनल की कंडीशंस से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन क्या बोथ ऑफ सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल सो दैट इट विल बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी, इसका तो ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। गिवन कर्व या गिवन सरफेस बी ऑर्थोगोनल टू दिस सरफेस एट पॉइंट दिस, दैट मीन्स इट्स विल बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब वैल्यू पुट करेंगे देखो क्या आएगा, a माइनस 2 आई कैप माइनस 2b जे कैप प्लस b के कैप डॉट माइनस 8i प्लस 4j प्लस 12k इज इक्वल्स टू 0। i डॉट i 1 तो कितना हो गया माइनस का 8a माइनस 2, फिर j डॉट j 1 इन दोनों को कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 8b एंड k डॉट k 1 तो प्लस का 12b इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 8a प्लस का 16 माइनस का 8b प्लस का 12b, तो माइनस का 8b और प्लस का 12b हम हटा करके लिख देते हैं 4b प्लस का 4b इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस का 8a या 8 हम कॉमन ले लेते हैं। चलो पहले एक स्टेप कर लेते हैं, प्लस का 4b इक्वल्स टू नेगेटिव 16 या फिर 4a माइनस b इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर ए 4a माइनस b इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। फिर चेक कर लेते हैं a माइनस 2 और यहाँ पे है माइनस का 8, तो माइनस का 8a माइनस 2 i डॉट i 1, फिर 4 माइनस का 8b, फिर b 12b, तो माइनस का 8a प्लस 16 माइनस का 8b प्लस का 12b प्लस का 4b माइनस का 8a प्लस 4b इक्वल्स टू नेगेटिव 16। 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2, सॉरी जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2, नेगेटिव 4 कॉमन लिए तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो जब नेगेटिव 4 कॉमन लेंगे तो 2a माइनस b इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं,
ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशंस तो ऐसी चाहिएंगी जो ए और बी को एग्जिस्ट कर रहे हो जिसमें, तभी तो हम दोनों को सोल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास तो अभी एक इक्वेशन आई है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या करना होगा, ऐसी एक इक्वेशन और फाइंड करनी होगी जिसमें ए और बी हो। तो हम हेल्प लेते हैं क्वेश्चन की। कैसे? हमें दे रहा है कि ये सरफेस विल बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल होगा इस सरफेस पे एट द पॉइंट 1 - 1 2। अगर फर्स्ट सरफेस ऑर्थोगोनल है सेकंड सरफेस के साथ और उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें गिवन है 1 - 1 2 पर, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये होगा कि ये जो पॉइंट है ये इस सरफेस को सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो ये सरफेस इस सरफेस के साथ ऑर्थोगोनल होगा इस पॉइंट पे। इनडायरेक्टली क्या होगा कि ये पॉइंट्स इस सरफेस को सेटिस्फाई भी करेंगे, तभी तो होगा। तो जब ये पॉइंट इस सरफेस को सेटिस्फाई करेंगे तब हम करवा देते हैं, लिख देंगे द पॉइंट 1 - 1 2 विल बी सेटिस्फाई या विल बी लाइज ऑन द सरफेस। तो जब इस सरफेस पे ये पॉइंट लाइज करेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह जब 2 पुट करेंगे देखो क्या आएगा, a बाय y की जगह -1 और z की जगह 2 तो प्लस का 2b इज इक्वल टू a + 2। ये होगा a से a कैंसिल, क्या रहेगा 2b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस b की वैल्यूज को जब मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा 1 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगा कितना 3/2। जब यहाँ b की जगह 1 पुट करेंगे तो इक्वल जाके 1 और 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो a हमारे पास आ जाएगा 5/2, b आ गया 1। अभी चेक कर लो, हमें ये मालूम है क्या कि डॉट प्रोडक्ट करने पर ये 0 होना चाहिए था इक्वल में। तो चेक कर लो a और b की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, क्या ये 0 आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो, a की जगह 5/2 और b की जगह 1। तो जब चेक करते हैं 5/2 जब यहाँ पुट किया a की जगह कितना आया -20, 5/2 पुट किया तो प्लस का 16, b की जगह 1 तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया। दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल तो है ही। किस पॉइंट के लिए, किस वैल्यू के लिए, ए बी की इन 2 वैल्यूज के लिए ये दोनों सरफेस के हैं, ऑर्थोगोनल है। क्लियर है स्टूडेंट? हमें गिवन था क्वेश्चन में कि फर्स्ट सरफेस दूसरे सरफेस के लिए ऑर्थोगोनल होगा, तब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट हमें ये मालूम है किसी 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है, और हमें गिवन क्वांटिटी स्केलर थी। तो सबसे पहले कभी भी स्केलर को वेक्टर में चेंज करना होगा तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, उस पर ग्रेडियंट यूज़ करना है। जैसे हमने उस पर ग्रेडियंट यूज़ किया, दोनों वेक्टर में चेंज हो गए, और उस पर डॉट प्रोडक्ट जब यूज़ करा तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद क्वेश्चन में गिवन है कि वो दोनों फर्स्ट सरफेस दूसरे पे ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स वो 0 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने उसको दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट कर दिया। वहाँ से इक्वेशन को हमने सोल्व किया 1 बाय 1 ए और बी की वैल्यूज़ के लिए, और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ए और बी की वैल्यू जो आई है वो सही है नहीं, तो वो हमें चेक कर लिया हमने, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 0 आना चाहिए क्योंकि ऑर्थोगोनल है, तो 0 आना चाहिए ए और बी के लिए, तो 0 आ रहा है। दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू जो हमारी आई है कॉन्स्टेंट्स की, वो ये है। तो क्लियर स्टूडेंट्स? अगर फिर भी कोई भी डाउट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनली आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस स्टेप में प्रॉब्लम है, और कोशिश रहेगी कि मैं उसको रिप्लाई जल्द से जल्द करूं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के इस वीडियो में आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बने रहिएगा इसी तरह से इस चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस वेक्टर के, इसी ग्रेडियंट्स और कर्ल के ऊपर।